हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोगों की जो पढ़ाई है, यानी जो मेरे द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं या आप कहीं से भी जो भी पढ़ रहे हैं, वो कैसी पढ़ाई आपकी चल रही है और आप किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं। जो मैंने तरीका बताया था उससे पढ़ रहे हैं कि आप अपने अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। देखिए, जो मैंने आपको तरीका बताया था आप उससे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि जो मैंने तरीका बताया है वो बहुत ही ऐसा तरीका है जिससे आप सिलेक्शन बहुत ही जल्दी कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो इस चैनल पर ज्योग्राफी का सेशन यानी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाने आए हैं। इस सीरीज को हमने पहले जो स्टार्ट किया था, इस सीरीज में वो हमने स्टार्ट किया था भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। और जो माध्यम हमने रखा था यानी कौन से माध्यम के लिए था, हिंदी माध्यम के लिए, यानी हिंदी मीडियम के जो भी छात्र छात्राएँ थीं वो इस क्लास को ले सकते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ सकते थे, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम्स तक, वनडे एग्ज़ाम से लेकर जो भी यूपीएससी प्री के यूपीएससी हो गया, यूपीएससी का प्री हो गया, पीएससी हो गया, सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम इसको पढ़ सकते हैं। वहीं हाल ही में जो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हैं उसके लिए भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म कर लिया, तो उसमें लगभग 43 के समथिंग हमारे वीडियोस यानी क्लासेस हुई हैं। उसके बाद आज हमारा अगला, इसमें विश्व के भूगोल में हमारा आज का एक नया टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है इसको मैं डीप पढ़ा रहा हूँ। इस डीप पढ़ाने का कोई ज़्यादा बड़ा मोटिव मेरा नहीं है। अब कहीं आपसे अगर मेंस में क्वेश्चन पूछ ले और अगर कहीं क्वेश्चन भी ना पूछे तो आपको इतना पता होना चाहिए, अगर आप कोई बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण पदार्थ क्या क्या थे, कैसे क्या उसका वातावरण का निर्माण हुआ, सब चीज़ हम यहाँ पर इसको देखेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इससे पहले वो भी चल रहा है पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी के निर्माण की अगर हम बात करें तो उसमें किस किस पदार्थ की प्रकृति या पदार्थ की मौजूद है, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने पृथ्वी की प्रकृति, उत्पत्ति पढ़ी थी, और उत्पत्ति और साथ में क्या पढ़ा था, उसका विकास पढ़ा था, और विकास को कई कालों में उसको विभाजित किया गया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और उससे संबंधित जो भी पदार्थ हैं, उसके बाद इसके वातावरण का निर्माण, ठीक है यानी वायुमंडल का निर्माण, या पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया, हम इसका परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति में सम्मिलित पदार्थों के बारे में लोगों की राय में काफ़ी मतभेद रहा है। मतभेद से तात्पर्य हमारा ये है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसमें कौन से पदार्थ है, उसको लेकर कई लोगों के अलग अलग राय हैं, ठीक है। किसी ने कुछ बोला है तो किसी ने कुछ बोला है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उपरोक्त सिद्धांतों में से अधिकांश सिद्धांतों में यह माना गया है कि प्रारंभ में पृथ्वी गर्म पदार्थों के रूप में उत्पन्न हुई थी और बाद में यह ठंडी होती गई है। यही हम आज तक पढ़ते जा रहे हैं और यही सबसे ज़्यादा तथ्यों से हमें पता चलता है कि पृथ्वी सबसे पहले क्या थी, गर्म थी, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडी होती गई और उसमें कई परिवर्तन होते गए, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी का ऊपरी भाग जो शीघ्रता से ठंडा हुआ, ऊपरी भाग का मतलब होता है जहाँ पर हम रहते हैं, जिसको हम बोल देते हैं भूपर्पटी, हुआ ठोस भूपर्पटी में परिवर्तित हो गया। परंतु आंतरिक भाग जहाँ ऊष्मा ह्रास की दर जो धीमी थी,
आज भी तरल अथवा द्रव के रूप में मौजूद है। यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग था वो क्या था, जल्दी से ठंडा हो गया, जिसको हम क्या बोल देते हैं वर्तमान में भूपर्पटी। और पृथ्वी का जहाँ आंतरिक भाग था, जहाँ पर जो ठंडे होने की या ऊष्माहास की दर थी, ऊष्माहास का मतलब होता है ऊष्मा के घटने की दर क्या थी, कम थी। वहाँ पर आज भी क्या पाया जाता है, तरल अथवा द्रव पाया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ अन्य सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ठोस पदार्थ के रूप में मानी जाती है। इस विचारधारा के अनुसार इसके आंतरिक भाग की ऊष्मा तथा तरल अवस्था मुख्य कारण भूगर्भ में रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय होना है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको माना ही नहीं गया है, तो इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे क्या है, ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति छोटे छोटे ठोस कणों से मिलकर एक वृहत रूप धारण करने से हुई है। इन कणों के परस्पर मिलकर बड़ा आकार धारण करने की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित चट्टानें पिघलकर तरल रूप में परिवर्तित हो गईं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं पढ़ना है, इसको हमें सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कई लोगों के कई मत थे। ठीक है, परंतु ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति चाहे जिस प्रकार के पदार्थ से हुई हो, यह एक समय तरल अवस्था में अवश्य रही है। इनका कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे भी हुई हो, लेकिन ये एक समय में यहाँ पर क्या था, सब तरल अवस्था में था। साथ ही पदार्थ के एकत्रीकरण की प्रक्रिया के साथ इस पदार्थ का घनत्व आधार पर विभाजन अथवा विभेदात्मक वितरण भी हुआ। इस प्रकार पृथ्वी के अनेक परतें पाई जाती हैं, जो अपने गुणों के कारण एक दूसरे से पृथक मानी जाती हैं। इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों, मोटाई, घनत्व, तापमान तथा धात्विक अंशों में भी अंतर पाए जाते हैं। पृथ्वी का धरातलीय भाग हल्के पदार्थों से बना होता है। चलो, ये जो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण भी चीज़ नहीं है। फिर पृथ्वी की वह परत जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे कम घनत्व वाले खनिजों से बनी है, उसे सियाल कहते हैं। सियाल का शॉर्ट फॉर्म मतलब किसका शॉर्ट फॉर्म है, सिलिका और एल्यूमिनियम का। देखो, SI मतलब सिलिका हो गया, AL मतलब एल्यूमिनियम हो गया, तो इसको मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, सियाल बोल दिया जाता है। इसके नीचे की परत जो सिलिकेट और मैग्नीशियम से योग से बनती है, उसको सीमा बोलता है। सिलिकेट को हमने बोल दिया SI और मैग्नीशियम को हमने बोल दिया Ma। ठीक है, Mg भी लिखा रहता है, तो इसको क्या बोला गया है, सीमा। ठीक है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग जिसे कोर भी बोलते हैं, भारी खनिज जैसे निकेल हो गया और लोहा से बना होता है, जिसको हम क्या बोल देते, निफे। निकेल का Na हो गया, और जो निफे लोहा का क्या होता है, फेरस। फेरस का क्या हो गया, Fe हो गया, तो इसको क्या बोल दिया है, निफे। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी का विभिन्न परतों में विभाजन इन्हीं विषमताओं का परिणाम है। अधिकांश अनुमानों के अनुसार पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत भूपर्पटी की उत्पत्ति का ये टाइम पीरियड माना गया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें क्या है, ऊपर सबसे ऊपर भूपर्पटी है, उसके बाद मेटल या मेंटल भी बोलते हैं, और नीचे क्या होता है, कोर। तो इसको जो डिवीज़न इसका किया गया, विभाजन किया गया, उसका आधार क्या है, ये चीज़ है ना। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके विभाजन किस आधार पर किया गया है,
तो पदार्थों के आधार पर, धातुओं के आधार पर। एक मिनट। चलो अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में इतना ही बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा खोजें नहीं हुई हैं, ठीक है ना, ओके। क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है और यह अब तक सबसे गहरी खुदाई आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक की गई है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, इतनी है। और अब तक सबसे गहरी खुदाई कहाँ पर की गई है, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में, और कितनी की गई है, 12 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी की भीतरी परत की गहराई को देखते हुए हमारे द्वारा भेदी गई गहराई विशेष महत्व नहीं रखती है। जब तक प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं होता है तब तक भूवैज्ञानिक अध्ययन हेतु विभिन्न अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। चलो ये सब डाटा हमने पढ़ लिया है, ये एग्ज़ाम में आता है तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो 1% भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपके मेंस में कहीं क्वेश्चन आता है तो इसको आप मिला के अपना आंसर बड़ा कर सकते हैं और नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, छोटे से बड़े एग्ज़ाम सब में ये चीज़ पूछी जाती है, उसको हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। यानी भूपर्पटी क्या है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है। जो भूपर्पटी है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जहाँ पर घास वगैरह पैदा होती है, यहाँ पर हम रहते हैं, जिसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। कितनी है इसकी औसत मोटाई? औसत मोटाई का मतलब होता है कहीं ये 30 भी हो जाती है, कहीं ये 32 भी हो जाती है, कहीं भी 28 भी हो जाती है, कहीं भी 25 भी हो जाती है, ठीक। तो एवरेज मानकर उन्होंने कितना कर दिया है, 33। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से कम है। यानी महासागर में जो भूपर्पटी यानी क्रस्ट है उसकी मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर है, जो महाद्वीपीय मोटाई से कम है। तो ऑफिशियली कम है, समुद्र गहरा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर मोटाई भी क्या होगी, तो वहाँ पर ज़मीन नहीं होगी तो मोटाई भी कम होगी। भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी परत जहां ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक है, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इस परत में सिलिका, एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सियाल है, एक तो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि सियाल का फुल फॉर्म क्या है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम, पहली बात। दूसरा, ये सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम कौन सी परत में पाया जाता है, तो भूपर्पटी में पाया जाता है। ओके, यहाँ पर पी तरंगों की गति 6 किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर यानी 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये जो तरंगे होती हैं ये भूकंप की तरंगे होती है, भूकंपीय तरंगे होती हैं। ओके, तो यहाँ पर भूपर्पटी में जो पी तरंगे होती हैं, इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, लगभग 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको 2 पार्ट में बांटा गया, तो ऊपरी परत यानी और निम्न परत। निम्न परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके कारण यानी जिसके द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। सीसा या सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण
इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर सीसा नहीं है, यहाँ पर सीमा है। ठीक है, यहाँ पर पी तरंगों की जो गति है वो लगभग उसी के समान है, थोड़ी ज़्यादा है, 6.9 है, वहाँ पर 6.1 थी। अब उसके बाद आता असंबद्धता। क्या होता असंबद्धता को हम समझेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पृथ्वी की परतों के मध्य पाए जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। समझिए, अभी मैंने क्या पढ़ाया था, जो भूपर्पट्टी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ऊपरी परत और निम्न परत। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो असंबद्धता है वहां पर दो प्लेटों यानी दो परतों की क्या पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है, वहां पर उस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, असंबद्धता। जैसे दो परतें क्या हैं, जैसे ऊपर हो गई भूपर्पट्टी हो गई, उसके नीचे क्या होगी, मेटल हो गया। तो यहाँ पर ये परतें देखो, एक ये परत हो गई, दूसरी ये परत हो गई, तो यहाँ पर ये क्षेत्र मिलता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, असंबद्धता बोल देते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दो मुख्य असंबद्धताएं पाई जाती हैं। पहली असंबद्धता क्रस्ट और तथा मेटल को एक दूसरे से अलग करती है। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ऊपर को आप क्रस्ट मान लो, नीचे को आप क्या मान लो, मेटल मान लो, तो इस बीच के जो क्षेत्र होता है यानी दोनों को अलग भी कर रहा है, दोनों को जोड़ भी रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, असंबद्धता बोल देते हैं। देखो, पहली असंबद्धता क्रस्ट और तथा मेटल को एक दूसरे से अलग करती है, इस सीमा को मोह असंबद्धता कहते हैं। तो याद रखना है कि जो क्रस्ट को और मेटल को अलग करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मोह असंबद्धता। दूसरी असंबद्धता मेटल तथा कोर को अलग करती है, इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या कहलाती है, जो मेटल तथा कोर को, मेटल पृथ्वी का जो आंतरिक भाग उसका बीच का हिस्सा रहता है, और जो कोर होता है सबसे भीतरी हिस्सा होता है, सबसे नीचे का हिस्सा होता है। ठीक है, असंबद्धता पृथ्वी में 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रस्ट तथा ऊपरी मेटल की ऊपर पर स्थल मंडल के अंतर्गत आती है। क्रस्ट तथा ऊपरी मेटल का जो क्षेत्र होता है उसको स्थल मंडल के अंतर्गत का लाया जाता है। इसकी मोटाई महाद्वीपों पर क्या होती है और महासागरों पर अलग अलग होती है। ठीक है, याद रखना, हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। महाद्वीपों पर और महासागरों पर एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। भूकंप भी इसी मंडल में आते हैं। भूकंप कौन से मंडल में आते हैं, इसी मंडल पर आते हैं, यानी कहाँ पर, भूपर्पट्टी पर। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के नीचे घनत्व संबंधित विभिन्नता कॉनराड संबद्धता कहलाती है। क्लियर होता जा रहा है ना आपको। चलो, अब जो भूपर्पट्टी है उस पर कौन से तत्व कितने मात्रा में पाए जाते हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन यानी O2 कितनी पाई जाती है, 46.60% यानी 47%। यहाँ पर जो भी हम तत्व देख रहे हैं वो भारत तत्व परसेंटेज में। सिलिकॉन कितनी पाई जाती है, लगभग 28% हम इसको मान सकते हैं। एल्यूमिनियम ये, ठीक है, फेरस यानी लोहा ये। ओके, तो ये चार्ट पूरा दिया गया, आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। ओके, चलो, तो इस इमेज को आप थोड़ा, मैं छोटा करता हूँ इसको, एक मिनट। चलो ठीक है, तो जो क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। देखिए, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। जो अंदर वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये क्रोड है। क्रोड क्या बोलते हैं, कोर। ओके, पहले मोटा मोटा सब समझते जाइए। फिर जो ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या होता है, बाह्यकोर हो जाता है। ओके, फिर जो यहाँ पर आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये मेंटल का हिस्सा है दोनों, ये भी मेंटल का हिस्सा भी समझेंगे इसमें। फिर ये यहाँ पर आपको दिख रहा है वो क्रस्ट का हिस्सा है। समझिए, अब आंतरिक कोर और बाह्य कोर, दो प्रकार से कोर को बांटा गया है, एक आंतरिक कोर, एक बाह्य कोर। इसका जो घन है वो क्या है, 13.6। और जो यहाँ पर असंबद्धता लिखी है, असंबद्धता एक ये है,
यहाँ पर इसको और इसको मिलाने वाली, यानी जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को मिलाने वाली असंबद्धता, उसको हम क्या बोल देते हैं, लेहमैन बोल देते हैं। ठीक है, कितनी गहराई पर है ये, 5100 किलोमीटर यानी 5100 किलोमीटर। फिर गुटेनबर्ग कहाँ पर है, जो बाह्य कोर यानी कोर और मेटल, यानी निचला कोर और बाह्य कोर के बीच का हिस्सा, उसको हम क्या बोल देते हैं, गुटेनबर्ग, 2900 किलोमीटर। फिर उसके ऊपर आता है निचला मेटल और ऊपरी मेटल, वो वहाँ पर कितना है, इसको कितनी एरिया है, गहराई कितनी है, 700। फिर जो क्रस्ट और जो मेटल है यानी ऊपरी मेटल और क्रस्ट, उसके छेद बीच को क्या बोल देते हैं, मोह संबद्धता। फिर ऊपर ये वायुमंडल का क्षेत्र दिया गया, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास को भूपर्पटी तक ही मैं छोड़ता हूँ। और अगर हम कोर की बात करें तो कितनी गहराई तक कोर है, 6371 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है मेटल, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी तक इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में हम चलते जाएंगे तो आसानी से हमको याद होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू।